उसके आगे हम आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू जो है अपना, अर्थात जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं वो हम लगातार स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग लाइव आ जाइए और कमेंट करके बताइए कि हमें कि आवाज़ क्लियर है, वॉइस क्लियर हो, तो हम लोग क्लास को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा तेज तेज में करेंगे क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट ही जाते हैं, तो इसलिए आज सोच रहे हैं कि हम पूरा ख़त्म ही कर दें। तो आ जाइए जल्दी से सभी लोग और कमेंट करके बताइए जल्दी से कि आवाज़ क्लियर है भैया। जल्दी से आइए सभी लोग आगे भैया। ओनली सक्सेस जी गुड आफ्टरनून सर, ओजी वाले गुड आफ्टरनून, अक्की जी गुड आफ्टरनून, राजेंद्र श्रीवास्तव जी गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून है भैया। ठीक है, क्लियर है सर जी, अक्की जी का आगे भैया क्लियर है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन के जो सिलसिले हैं ना उसको प्रारंभ करते हैं। हाँ भैया, चलो अपना जो पहला क्वेश्चन है आ गया है। अब देखिए इसको बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। एक्सट्रूजन प्रक्रिया में हाइड्रोस्टैटिक दाब के निम्न में से क्या बढ़ाता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक्सट्रूजन प्रक्रिया में हाइड्रोस्टैटिक दाब निम्न में से क्या बढ़ाता है। तन्यता बढ़ाता है, ठीक है, या कंप्रेसिव सामर्थ्य बढ़ाता है, ठीक है, या भंगुरता बढ़ाता है, या फिर तनन सामर्थ्य बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कि तन्यता क्या होता है। किसी वस्तु का, किसी धातु का गुण होता है जिसे उसको क्या है तार के रूप में खींचने की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात जो बिना टूटे क्या है एक लंबे तार के रूप में खींच सके, जिससे क्या तार का निर्माण किया जाता है, उसको तन्यता बोलते हैं। कंप्रेसिव सामर्थ्य क्या होता है, किसी वस्तु को कंप्रेस करने पर अर्थात दबाने पर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव सामर्थ्य। भंगुरता क्या होते हैं, भंगुरता मैंने भंगुर होना, चूर हो जाना जिसको बोलते हैं भंगुरता, इसका तात्पर्य है। और तनन सामर्थ्य, उसके तनन की सामर्थ्य कितनी होती है, ये इसका बताया गया है। अब इसमें से क्या पूछा गया कि एक्सट्रूजन प्रक्रिया में हाइड्रोस्टैटिक दाब निम्न से क्या क्या बढ़ाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा तन्यता हो जाएगा। ठीक है, तन्यता हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब बिंदु को, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जिस पर एक डूबी हुई सतह पर, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं जिस पर डूबी हुई सतह पर परिणामी दबाव कार्य करता है। परिणामी दबाव, परिणामी दबाव कार्य करता है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, गहराई का केंद्र, दबाव का केंद्र, या फिर डूबी हुई सतह का केंद्र। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए उस बिंदु को क्या कहा जाता है जिस पर डूबी हुई सतह पर परिणामी दबाव कार्य करता है, उसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करिए भैया जल्दी से। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, गहराई का केंद्र, दबाव केंद्र, तो अक्की जी का सी आ गया है। जी भैया इसका राइट आंसर का दबाव केंद्र होता है। दबाव केंद्र क्या होता है, अर्थात यह ऐसा केंद्र होता है जिस पर द्रव का जो संपूर्ण परिणामी जो बल होता है वो इस पॉइंट पर लगता है। ठीक है, इस पॉइंट पर परिणामी जितना भी परिणामी बल कार्य करता है वो दबाव केंद्र पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दबाव केंद्र वह बिंदु होता है जहां किसी वस्तु पर लगने वाला कुल वायुगतिकीय बल कार्य करता है, अर्थात दबाव बलों का जो परिणामी बल होता है इसी पर कार्य करता है, उसको क्या बोला जाता है, दबाव केंद्र बोला जाता है। ठीक है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जिस पर एक डूबी हुई सतह पर परिणामी दबाव कार्य करता है, अर्थात उसको क्या बोलते हैं, हम दबाव केंद्र बोलते हैं। ठीक है, काल भैरव जी का आ गया सी, बहुत शानदार काल भैरव जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, सी होगा। ऋचा जी गुड आफ्टरनून। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका बताइए आप, रेत के संघनन की डिग्री को समानता इनमें से किस, इनमें से किस, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कि रेत के संघनन की डिग्री को समानता इनमें से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। क्या है, सापेक्ष घनत्व, मानक प्रोडक्टर परीक्षण, परिशोधित प्रोडक्टर परीक्षण, या परमाणु घनत्व मीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सूरज साहू जी गुड आफ्टरनून। चलिए बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए रेत के संघनन की डिग्री को समानता इनमें से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, यही बताना है हमें।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। भैया ओजीए वाले का आ गया ए, काल भैरव जी का ए आ गया है जी। इसका राइट आंसर सापेक्ष घनत्व हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सापेक्ष घनत्व। ऋचा जी का भी ये आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताइए अब, एक तरल प्रवाह जिसमें प्रवाह के दौरान तरल का घनत्व उल्लेखनीय रूप से बदलता है, उसे इनमें से क्या कहा जाता है। कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। संपीड्य, परिवर्तनशील, संपीड्य या गैर रेखीय, असंपीड्य, अपरिवर्तनशील। कमेंट कीजिए 5 का। 5 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, एक तरल प्रवाह जिसमें प्रवाह के दौरान तरल का घनत्व उल्लेखनीय रूप से बदलता है, इनमें से क्या कहा जाता है, बदलता है भैया। ठीक है, बदलता है कहा गया है, उसको हम क्या बोलेंगे, संपीड्य, संपीड्य बोला जाता है। हाँ, जो संपीड्य द्रव जिसको हम क्या है संपीडित कर सकते हैं, कंप्रेसिव कर सकते हैं। देखिए, जो आदर्श द्रव होते हैं वो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, आसान होते हैं। ठीक है, आदर्श जो द्रव होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, आसान द्रव होते हैं। ठीक है, काल भैरव जी का 5 का सी आ गया, अक्की जी का सी, ओजी वाले ऋचा जी बहुत बढ़िया। यह क्या संपीड्य होगा। ठीक है, एक तरल रेखा प्रवाह जिसमें प्रवाह के दौरान तरल का घनत्व उल्लेखनीय रूप से बदलता है, क्योंकि बदलता है बोला गया, अगर ना बदलता हो का बोला जाए तो असंपीड्य हो जाता है। ठीक है, अर्थात जो हमारा जो आइडियल जो वाटर होता है वो क्या होता है, आसान, असंपीड्य, आसान द्रव होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, एक ऐसा उपकरण जो अपने प्रेशर अर्थात दबाव ड्रॉप की कीमत पर एक तरल पदार्थ फ्लूइड के वेग को बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं। डिफ्यूजर, नोजल, थ्रॉटलिंग डिवाइस, या फिर ऊष्मा स्थानांतरण या हीट ट्रांसफर। कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग। एक ऐसा उपकरण जो अपने प्रेशर कीमत पर एक तरल पदार्थ के वेग को बढ़ाता है। कमेंट कीजिए भैया जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। काल भैरव जी का बी, अक्की जी का बी, ऋचा जी का बी। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, एक ऐसा उपकरण जो अपने प्रेशर, दबाव, ड्रॉप की कीमत पर एक तरल पदार्थ जो फ्लूइड होते हैं के वेग को बढ़ाता है, उसको क्या बोला जाता है, नोजल बोला जाता है। नोजल अर्थात ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि एक जैसे हमें अगर किसी द्रव का वेग को अगर हम बढ़ाना है, कोई पाइप में अगर कोई द्रव अगर फ्लो कर रहा है, अगर बह रहा है, उसके अगर वेग को हमें बढ़ाना है तो उसके अग्रभाग पर क्या किया जाता है, एक नोजल लगा दें। जैसे किसी पाइप की मोटाई इतनी है, अगर उसके आगे उसके वेग को अगर बढ़ाना है तो उसके आगे आगे वाली जो पाइप होगी उसका क्या करेंगे, उसके जो व्यास को हमको कम कर देंगे तो उसका ऑटोमेटिक उसका क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा, अर्थात उसका दबाव उस पर अधिक हो जाएगा। जब दाब बढ़ेगा तो वेग बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, जो नोजल क्या होता है हमारा, नोजल में क्या है, नोजल के द्वारा वेग को हम क्या करते हैं, बढ़ाया जाता है। हाँ, नोजल के द्वारा वेग को क्या है, बढ़ाया जाता है इसका इस्तेमाल करके। ठीक है, इसका हो जाए नोजल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका बताइए आप लोग, डीजल चक्र क्या होता है। डीजल स्थिर दबाव ताप वृद्धि चक्र होता है। डीजल चक्र बताइए, डीजल चक्र, डीजल चक्र बताइए भैया, डीजल चक्र क्या होता है। आपने सुना होगा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, तो उसी पे आधारित है कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन पर आधारित है कि डीजल चक्र क्या होता है, डीजल साइकिल क्या होता है बताइए। स्थिर दबाव ताप वृद्धि चक्र, स्थिर घनफल ताप वृद्धि चक्र, या फिर स्थिर तापमान ताप वृद्धि चक्र, या स्थिर एंट्रोपी वृद्धि चक्र। 7 के आ गया है। देखिए, डीजल इंजन क्या होता है, या ऊष्मागतिकी एक चक्र होता है। ठीक है,
डीजल इंजन क्या होता है, एक ऊष्मागतिकी चक्र होता है जिसमें क्या किया जाता है, ईंधन को जलाने के लिए क्या करते हैं, अत्यधिक प्रेशर अर्थात अत्यधिक प्रेशर से ताप वृद्धि की जाती है। ठीक है, डीजल इंजन में क्या होता है, डीजल इंजन क्या होता है, अनुज पांडे जी का बी आ गया है, स्थिर घनफल। देखिए डीजल इंजन क्या होता है, डीजल इंजन में क्या किया जाता है, डीजल इंजन जो होता है हमारे उसको उसमें क्या उसमें दहन प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, उसमें अत्यधिक प्रेशर से ताप वृद्धि की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। डीजल इंजन में हाई प्रेशर करके उसके ताप को बढ़ाया जाता है, ताप को बढ़ाने टेम्परेचर को अगर बढ़ाने से उसमें क्या दहन प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है डीजल इंजन में। ठीक है, डीजल इंजन में क्या होता है, दहन प्रक्रिया उत्पन्न होती है, तब हमारा जो डीजल इंजन हो स्टार्ट होता है। और हमारा जो पेट्रोल इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग कराया जाता है, पेट्रोल इंजन में क्या किया जाता है, स्पार्किंग कराया जाता है। जो पेट्रोल इंजन हमारा होता है वो 4 स्ट्रोक पर काम करता है। ठीक है, 4 स्ट्रोक पर काम करता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग कराया जाता है। उसमें जो पेट्रोल को ईंधन के रूप में पेट्रोल को इस्तेमाल किया जाता है और पेट्रोल और जो वायु के मिश्रण को दहन करने के लिए उसमें स्पार्क किया जाता है, चिंगारी उत्पन्न की जाती है। आपने जो चिंगारी उत्पन्न की जाती है तब उसमें दहन प्रक्रिया उत्पन्न होती है डीजल पेट्रोल इंजन में। और चिंगारी उत्पन्न करने उसमें स्पार्क प्लग लगाया जाता है। आपने दोपहिया में देखा होगा, टू व्हीलर्स में जो होते हैं उसमें स्पार्क प्लग लगा होता है ना, स्पार्क जो प्लग लगा होता है उसी के द्वारा हम क्या टू व्हीलर्स को उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए वो स्पार्किंग कराया जाता है। हमारा पेट्रोल इंजन में क्या है, स्पार्क के थ्रू हमारा जो इंजन होता है वो स्टार्ट होता है। और हमारे डीजल इंजन में क्या होता है, वो स्थिर प्रेशर पर उसका जो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है जिससे हमारा डीजल इंजन स्टार्ट होता है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्थिर दबाव पर ताप वृद्धि चक्र इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है ना। ओनली सक्सेस जी, पेट्रोल स्पार्किंग, बहुत शानदार। ठीक है, ये होगा। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, एक ऐसा तरल प्रवाह जिसमें प्रवाह के दौरान तरल का घनत्व नहीं बदलता, उसे इनमें से क्या कहा जाता है। कमेंट कीजिए कि असंपीड्य, अपरिवर्तनीय, संपीड्य या गैर रेखीय। अब इसमें बताइए, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था ना, अब यहाँ पे देखा एक ऐसा तरल प्रवाह जिसमें प्रवाह के दौरान तरल का घनत्व नहीं बदलता, उसे इनमें से क्या कहा जाता है। कमेंट करिए, अब जल्दी से बताइए किसका होगा। कमेंट करिए भैया। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सिंपल ही है, थोड़ा समझने का क्या देरी है बस इसमें, कि एक ऐसा तरल प्रवाह जिसमें प्रवाह के दौरान तरल का घनत्व नहीं बदलता। चलिए, इसमें डेंसिटी नहीं बदलती है, अर्थात ऐसा द्रव जिसमें डेंसिटी परिवर्तित न हो। ऐसा कोई द्रव हो तो बना नहीं आज तक कि जिसमें डेंसिटी उसकी परिवर्तित ना हो। तो जो क्या है आदर्श, इन्हें ऐसे द्रव क्या बोला जाता है, आदर्श द्रव बोला जाता है। तो आदर्श द्रव क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, असंपीड्य आसान द्रव होते हैं। ठीक है, अर्थात उसमें श्यानता नहीं होती। श्यानता मीन फ्रिक्शन, जो द्रव के गति का विरोध करता है उसको क्या बोला जाता है, श्यानता बोला जाता है ना। तो आदर्श द्रव का इसमें बात की गई है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा, कमेंट कीजिए। काल भैरव जी का आ गया ए भैया, और लोग कमेंट करिए जल्दी से, और लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से तो समझ में आए। ऋचा जी का बहुत शानदार। देखिए ये असंपीड्य होता है। ठीक है, जो आदर्श द्रव होता है उसको संपीडित क्या हो, उसको संपीडित नहीं किया जा सकता, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसमें श्यानता का गुण नहीं होता है, लेकिन ऐसा कोई द्रव तो है ही नहीं अभी तक। तो ये आदर्श द्रव होते हैं। ठीक है, अब ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 8 का। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर सही है। अक्की जी का भी आ गया, ओनली सक्सेस जी का भी आ गया, ऋचा जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बताइए, निम्न में से कौन सा सही है। संपूर्ण दबाव बराबर गेज दाब वायुमंडलीय दाब, या फिर दूसरा है गेज दबाव बराबर होता है संपूर्ण दबाव वायुमंडलीय दबाव, या फिर वायुमंडलीय दबाव बराबर संपूर्ण दाब प्लस गेज दाब, या फिर संपूर्ण दाब बराबर होता है गेज दाब माइनस वायुमंडलीय दाब। कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा सही है, ये बताया गया है हमें। तो कमेंट कीजिए आप लोग कि कौन सा सही है। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। देखिए इसमें क्या संपूर्ण दाब बराबर होता है गेज दबाव वायुमंडलीय दाब। ठीक है, गेज दबाव प्लस वायुमंडलीय दाब, यहाँ प्लस का चिन्ह है। ठीक है, संपूर्ण दबाव बराबर होता है गेज दबाव प्लस वायुमंडलीय दबाव।
इसका राइट आंसर होगा ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आप लोग बताइए कमेंट करके क्या होगा। बहुत बढ़िया। अब इसका बताइए, गर्म करने पर तरल पदार्थ और गैस फैलती है, इस तथ्य से क्या होता है। चलिए, गर्म करने पर, ठीक है, गर्म जब किया जाता है, गर्म करने पर तरल पदार्थ और गैस फैलती है, इस तथ्य से क्या है। बदलते द्रव्यमान के कारण तरल पदार्थ में संवहन करंट, बदलते घनत्व के कारण तरल पदार्थ में संवहन करंट, या फिर चालन के कारण ऊष्मा स्थानांतरण, स्थिर तापमान ऊष्मा स्थानांतरण, तरल पदार्थों में संवहन। कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है भैया, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग क्या होगा, कमेंट कीजिए। गर्म करने पर किसी भी तरल पदार्थ को, अगर गर्म तरल और गैस पदार्थ को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। इसका राइट आंसर हमारा जी बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। देखिए, किसी तरल पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं या गैस को गर्म किया जाता है तो बदलते घनत्व के कारण तरल पदार्थों में संवहन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भैया, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बता दीजिए, कैविटेशन मूलतः द्रव के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म से संबंधित है। कैविटेशन बताइए अब। चलिए, बताइए इसमें क्या होगा। अपेक्षिक घनत्व, पृष्ठ तनाव, श्यानता या वाष्प दबाव। हमें बताना है। देखिए देखिए क्या बोला गया है, कैविटेशन मूलतः द्रव के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म से संबंधित है। अपेक्षिक घनत्व से संबंधित है भैया, कि पृष्ठ तनाव से संबंधित है, कि श्यानता से संबंधित है, कि वाष्प दबाव से संबंधित है। जो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओजीए वाले का आ गया, अक्की जी का आया है डी। बहुत बढ़िया अक्की जी। जी देखिए, इसका क्या होगा, वाष्प दबाव। देखिए, कैविटेशन क्या है, एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है, ऐसी एक भौतिक क्रिया है जिसमें क्या है, अगर उसके दबाव को कम किया जाए, अगर टेम्परेचर उस पर बढ़ाया जाता है और दबाव, टेम्परेचर बढ़ाने से दबाव कम होता है। दबाव जल में क्या है, वाष्प जो तरल पदार्थ होते हैं, अगर उसका दबाव कम कर देंगे, दबाव अगर कम हो जाएगा, दबाव कम होगा तो उसमें क्या बुलबुले उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, जो भारी द्रव होते हैं, जो बुलबुले क्या होते हैं, वो हल्के होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जो भारी जो द्रव होते हैं, उस जो खाली स्थान होता है उसका ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, उसको ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात इसका क्या होगा, वाष्प दबाव हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, वाष्प दबाव। कैविटेशन मूलतः द्रव के निम्नलिखित किस गुणधर्म को संबंधित है, ये वाष्प दबाव पर। ठीक है, ये वाष्प टेम्परेचर जो होता है हमारा, जो वाष्प दबाव होता है, ठीक है, वाष्प दबाव पर यह संबंधित है। डी, ऋचा जी का डी, ओनली सक्सेस जी का, काल भैरव जी का, बहुत बढ़िया, वाष्प दबाव होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बता दीजिए आप, जब एक कण पानी में डाला जाता है तब उस पर दो बल क्रियाशील होते हैं, जो गुरुत्व और खिंचाव बल, या गुरुत्व और उत्प्लावन बल, उत्प्लावन और खिंचाव बल, या श्यान और उत्प्लावन बल। चलिए, ये तो आसान है थोड़ा, इसको बताइए आप लोग जल्दी से क्या होगा इसका। चलिए बताइए भैया, 12 का आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या बोला गया है। जब एक कण पानी में डाला जाता है तब उस पर दो बल क्रियाशील होते हैं। जब किसी वस्तु को द्रव में क्या है, डुबोया जाता है, तो उस पर दो फोर्स अप्लाई होते हैं ना, तो वही पूछा गया है। और एक फोर्स क्या होता है, वो जो उस वस्तु का जो फोर्स होता है, जो नीचे की तरफ कार्य करता है, और एक द्रव द्वारा जो फोर्स लगता है, क्या जिसको बोलते हैं हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर की तरफ कार्य करता है, तो वही इसमें पूछा गया है कि जब एक कण पानी में डाला जाता है तब उस पर दो बल क्रियाशील होते हैं। पहला क्या है, गुरुत्व और खिंचाव। देखिए पहला क्या दिया है, गुरुत्व। चलिए ठीक है, जो उस वस्तु का जो भार होगा उसके कारण जो गुरुत्व बल कार्य करेगा, जो नीचे की तरफ कार्य करेगा, ये तो ठीक है, लेकिन खिंचाव तो नहीं लगेगा भैया, खिंचाव तो नहीं लगेगा ना। और दूसरा क्या बोला गया है, गुरुत्व और उत्प्लावन। ठीक है, ये वस्तु द्वारा जो उस वस्तु के वेट के कारण गुरुत्व बल नीचे की तरफ कार्य करेगा, और उत्प्लावन द्रव के द्वारा एक उस वस्तु पर एक विपरीत डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, उत्प्लावन बल लगेंगे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया अक्की जी, ओनली सक्सेस जी, ऋचा जी, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता दीजिए इसका। चलिए, निम्न से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। चलिए बताइए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
चलिए भैया बताइए, आर्डियोमीटर के द्वारा, अब देखिए आपको तो मालूम है थर्मामीटर के द्वारा क्या टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। वॉइस, ओनली सक्सेस जी का वॉइस आ गया। ऑडियोमीटर के द्वारा आवाज, ध्वनि की तीव्रता हम क्या ऑडियोमीटर को द्वारा मापा जाता है, जिसको डेसिबल में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए वॉइस नहीं, वॉइस नहीं। हेलो, 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 हेलो। अब आवाज जा रही है ना? देखिए इसमें क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा पानी में तैरता है? कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में तैरता है, बताइए। कार्क, पत्थर, लोहे की कील या सिक्का? पानी में कौन तैरेगा? कमेंट कीजिए। अब आवाज जा रही है ना? पानी में तैरने की बात की गई है। पानी में वही वस्तु तैरेगी जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, ठीक है भैया। ठीक, जो हमारा कार्क है यही पानी में तैरेगा। पत्थर का घनत्व जो होता है, पत्थर को अगर पानी में फेंकोगे तो पत्थर पानी में डूब जाता है, ठीक है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ठीक है। इसका क्या होगा? कार्क होगा भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बता दीजिए आप, कार्क पानी में क्यों तैरती है रहती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? चलिए आ गया क्वेश्चन, अब बता दीजिए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए। अक्की जी का ये आया था और जी वाले का ये। अब इसका बताइए 17 का। कार्क, देखिए कार्क पानी में क्यों तैरती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है?
कार की तैरने की क्षमता के कारण, चलिए उसके घनत्व में अंतर के कारण, उसके रूपों में अंतर के कारण, दोनों पर समान बल लगने के कारण। कमेंट करिए भैया कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए भाई जल्दी से, सभी लोग कमेंट कीजिए। देख बहुत लोग रहे लेकिन कमेंट कोई कर नहीं रहा है, कमेंट कीजिए। 17 का बी आ गया। उसके घनत्व में अंतर के कारण, बहुत सही। उसके घनत्व में अंतर के कारण, अर्थात जो द्रव का घनत्व होता है और जो कार्क का घनत्व होता है, कार्क का घनत्व जो है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए क्या है हमारे जो कार्क होती है वो पानी में क्या है, तैरती रहती है। ठीक है, ठीक है भैया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्क। कोई भी वस्तु जो होगी जो पानी के घनत्व से कम होगी, जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, वो पानी में हमेशा तैरेगी। ठीक है, और जो हमारा लोहा होता है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, वो पानी में डूब जाती है आसानी से। ठीक है, अब इसका बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए इसका क्या, निम्नलिखित में से किस उपकरण में आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग होता है, चलिए बताइए। कमेंट कीजिए कौन सा होगा। कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा राइट आंसर। देखिए बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, ये लिखा है हाइग्रोमीटर, इसमें थोड़ा डिफरेंट है, हाइग्रोमीटर लिखा है। हाँ, हाइग्रोमीटर कोनोमीटर नहीं होता है। ठीक है, सी का सी होगा। ओनली सक्सेस जी पहले डी दिए थे, अब बोल रहे हैं सी होगा। आप लगता है बहुत कंफ्यूज हैं। ओनली सक्सेस जी, अक्की जी का सी आ गया है। ये हाइड्रोमीटर हमारे शायद 2-3 बार आ चुका है हाइड्रोमीटर। तो इसका क्या होगा, आर्किमिडीज का जो सिद्धांत होता है वो हाइड्रोमीटर पे इस पे काम करता है। ठीक है, ठीक है। बैरोमीटर के द्वारा अभी पता ही किया, थर्मामीटर भी हमने बता दिया, हाइड्रोमीटर। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत जो हाइड्रोमीटर पर। मिस्टेक हो गया सर, कोई बात नहीं, ओनली सक्सेस जी। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक नहीं है, एक नंबर से हम क्या है कटाव से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से भारी मिस्टेक है। अब इसका कमेंट करके बताइए, उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, बताइए। ऊर्जा, परिणाम, शक्ति, दिशा, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका। ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो उत्प्लावन बल होता है हमारा का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, कमेंट कीजिए। साइंस में सेंस नहीं काम करता है, यही तो काम करने की बात है भैया, क्योंकि जो हमारा सेंस है ना वो भी हमारे साइंस पर ही डिपेंड है। ठीक है, तो इसका बताइए आप लोग, उत्प्लावन जो बल होता है द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है, द्रव के घनत्व और किस पर निर्भर करता है, परिणाम पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम भी। निम्नलिखित में कौन सा बल वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है, यांत्रिक बल कार्य करता है कि कमानी बल कार्य करता है कि चुंबकीय बल कार्य करता है कि प्रणोद। ठीक है, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से इसका, कि जो उत्प्लावन बल होता है हमारा, नहीं, इन निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है, लंबवत, लंबवत। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए कि लंबवत कौन सा बल कार्य करता है। देखिए, देखिए मैकेनिकल जो यांत्रिकी जो मैकेनिकल फोर्स होता है, इसमें तो कई बल आ जाए। कमानी जो होता है, कमानी जो हमारी 4 व्हीलर में लगी होती है ना, उसके दोनों सिरे पे कार्य करता है। जो कमानी फोर्स होता है, कमानी जो लगता है, उसके चुंबकीय बल तुम जानते हैं, चुंबक, तो ये नहीं होगा। जो लंबवत कौन सा काम करता है, ये प्रणोद बल होता है। ठीक है, प्रणोद बल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अब बताइए, कील की नोक नुकीली क्यों होती है, चलिए अब बताइए, कील की जो नोक होती है वो नुकीली क्यों होती है, ये हमें बताना है। कि अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है, अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र पर लगने वाला बल शून्य दाब डालता है। चलिए, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल कम दाब डालता है, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रफल लगने वाला बल अधिक दाब डालता है। तो बताइए, जो कील की जो नोक होती है नुकीली क्यों होती है, कमेंट करके हमें बताना है। ठीक है,
कमेंट कीजिए भैया, किसका किसका आया है। 21 का आ गया भैया डी, अक्की जी का डी आ गया है, बहुत बढ़िया। काल भैरव जी का भी डी आ गया है। जो जो कील की जो नोक होती है वो नुकीली क्यों होती है, जो कील की जो नोक होती है नुकीली क्यों होती है भैया, ठीक है। देखिए जो कील होती है, उस जो कील होती है क्या होती है, उसका जो इसमें क्या बोला गया, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है। अगर जितना क्षेत्रफल हमारा कम रहेगा उसमें क्या है, फोर्स उतना ज़्यादा अप्लाई किया जाएगा ना, तो आसानी से जो कील होती है, देखिए जैसे ये पेन है हमारी है, इसका जो ऊपर वाला सिरा है देखिए ये नुकीला क्यों है, अगर इस पे जो इसका नुकीला इसी कारण है कि अगर इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो अत्यधिक दाब, मतलब अत्यधिक दाब पड़ेगा ना, जिससे कि हमारी कील आसानी से किसी भी जिसमें अगर हम कील लगाना है जिसमें वो आसानी से लग जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इसका होगा छोटे क्षेत्रफल पर लगने वाला जो अधिक दाब डालता है। और हम जानते हैं कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल भी होता है, ऐसे भी हम समझ सकते थे, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से भी अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते हैं कि अगर हम एरिया हमारा जितना कम होगा, एरिया भैया जितना कम होगा हमारा, एरिया हमारा जितना कम होगा उतना हमारा जो है दाब अधिक लगेगा, ठीक है। अगर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर अगर क्षेत्रफल हमारा अगर जितना कम होगा दाब उतना अधिक लगेगा, जिससे हमें कील लगाने में क्या हो आसानी होती है, ठीक है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, डी। ठीक है, क्लियर है ना सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताइए आगे, कोई वस्तु कब द्रव में तैरती है, चलिए अब इसको बता दीजिए, कोई वस्तु द्रव में कब तैरती है। ये तो आसान है, अभी 2-3 क्वेश्चन आ भी गया कि कोई वस्तु द्रव में कब तैरती है। पहला क्या दिया, जब वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ठीक है। फिर क्या दिया, जब वस्तु का घनत्व अत्यधिक होता है, जब द्रव और वस्तु दोनों का घनत्व समान होता है, जब वस्तु का घनत्व जो है घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तब, ठीक है। कमेंट कीजिए आप लोग, सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब कोई वस्तु द्रव में कब तैरती है, जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा तो वस्तु हमारी क्या हो जाएगी, पानी में तैरेगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। जब वस्तु का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से कम होगा तो वस्तु हमारी पानी में तैरती रहेगी, अगर अधिक होगा तो वो पानी में डूब जाएगी, ठीक है, सिंपल सा है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला बताइए आप लोग, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है। चलिए किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या होता है वही हमें बताना है। किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए उसको क्या है, उस पदार्थ के पानी के घनत्व से तुलना की जाती है, ठीक है, पानी के घनत्व से तुलना की जाती है, वही पूछा गया है अपेक्षित घनत्व का सूत्र। किसी भी पदार्थ के अपेक्षित घनत्व का जो सूत्र क्या होता है वो पूछा गया है। पहला क्या दिया गया है कि पदार्थ का घनत्व गुणे पानी का घनत्व, पानी का घनत्व गुणे बटे पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व प्लस पानी का घनत्व, या पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए किसका होगा, 22 का, 23 का बताइए आप लोग, 23 का। या किसी पदार्थ का जो अपेक्षित घनत्व क्या होता है, पदार्थ का जो अपेक्षित घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भैया, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व जो होगा, किसी भी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व दिया रहेगा आपको, हमें क्या है उस पदार्थ का घनत्व निकालने के लिए, अगर दिया जाएगा कि उस पदार्थ का घनत्व निकालिए, जैसे चांदी का अगर घनत्व हमें निकालना है, चांदी का अपेक्षित घनत्व क्या होता है, 10.8 होता है चांदी का अपेक्षित घनत्व। चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 10.8 होता है चांदी का अपेक्षित घनत्व। क्या होता है, अपेक्षित घनत्व, चांदी का अपेक्षित घनत्व, किसी भी चीज का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो फिक्स होता है, वो आपको दिया रहेगा। और पानी का घनत्व हमें मालूम रहता है 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब होता है पानी का घनत्व। तो हमें पूछ लेगा पदार्थ घनत्व, अर्थात उस चांदी का घनत्व निकालिए, तब हमें इसी फार्मूले पर रख देंगे, वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। इसी फार्मूले पर रखेंगे और वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका बताइए आप लोग, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम पूछा है, दूसरा नाम बताइए सभी लोग। प्रतिभा पटेल जी का 23 का डी आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका आप लोग बता दीजिए कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। उसको दाब बोला जाता है, कि यांत्रिक बल बोला जाता है, कि घर्षण बल बोला, कि उत्क्षेप,
कमेंट कीजिए कि उच्छेद बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चौबीस का कमेंट कीजिए आप लोग, 24 का राइट आंसर बताइए। अक्की जी का डी आ गया, ओजी वाले डी। देखिए उच्छेद बल बोला जाएगा। उच्छेद बल क्या है, ऊपर की तरफ जो बल कार्य करता है, जब किसी द्रव को, किसी द्रव में किसी वस्तु को जब डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसको उच्छेद बल भी बोला जाता है, जिसको उत्प्लावन बल भी बोलते हैं, जिसको आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की समुद्र के पानी में उच्चतम सघनता होती है। चलिए कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए आप लोग। देखिए कहा क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की समुद्र के पानी में उच्चतम सघनता होती है। तो हमारा इसमें क्या होगा, सोडियम क्लोराइड पहला दिया गया है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या पोटेशियम क्लोराइड। 25 का ए आ गया, बहुत बढ़िया। इसका देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड जो होता है उसकी सघनता समुद्र के पानी में अधिकतम होती है। सोडियम क्लोराइड की जो सघनता होती है समुद्र के पानी में अधिकतम होती है। सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का क्या NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपीड या संभारिक रेखा बराबर वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है, ताप, आर्द्रता, वर्षा या दाब। चलिए इसका बताइए आप लोग। काल भैरव जी का आ गया NaCl, बहुत शानदार काल भैरव जी। संपीड अर्थात संभारिक, जिसका परमाणु भार क्या हो, समान होता है, रेखा बराबर वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है, किसका। कमेंट कीजिए इसका क्या होगा। 26 का डी आ गया। इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, दाब हो जाएगा। कि संपीड रेखा बराबर, रेखा बराबर दाब वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। ठीक है, अर्थात संभारी मतलब समान भार बोला गया है ना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसका बता दीजिए आप। समानता जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप में है सघन माध्यम, समान माध्यम, सघन माध्यम से दोगुनी, विरल माध्यम। कमेंट करिए इसका क्या होगा, कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए समानता जल और कांच की तुलना में, जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यता रूप में है, क्या है, यही कमेंट करना है। 27 का डी आ गया, बहुत सही। इसका क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, विरल माध्यम, विरल माध्यम। समानता जल और जो कांच की तुलना में हवा जो है दृश्यगत रूप में, हवा जो है दृश्यगत रूप में विरल माध्यम है। हवा हमारी क्या है, हवा क्या है, विरल माध्यम है। अब इसको बता दिया, असंपीड तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए, असंपीड, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए असंपीड तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। असंपीड द्रव को वेंचुरीमीटर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर या फिर एनीमोमीटर या फिर थर्मोकपल। कमेंट कीजिए, 28 का कमेंट कीजिए जल्दी से। 28 का सी आ गया, क्या बोले, ट्रांसड्यूसर। चलिए और लोग कमेंट करिए जल्दी से। ओजीए वाले का ए आ गया, 28 के ए। असंपीड, देखिए जो हमारा, सभी लोग कमेंट कीजिए। प्रदीप पटेल जी का आ गया। देखिए असंपीड तरलों की प्रवाह, बर्नौली का सिद्धांत हमारा जो है ना, जब कोई असंपीड तथा आसान द्रव किसी धारा की प्रवाह गति करता है तो उसकी जो संपूर्ण ऊर्जा होती है क्या होती है, नियत होती है ना। तो वेंचुरी मीटर होगा, इसका क्या हो जाएगा, वेंचुरी मीटर। असंपीड तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, ठीक है, वेंचुरी मीटर हो जाएगा। 28 का ए आया है, ओनली सक्सेस जी, काल भैरव जी का, प्रतिभा पटेल जी का, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है, सापेक्ष घनत्व की इकाई बताइए। सापेक्ष घनत्व की इकाई, सापेक्ष घनत्व की इकाई, सापेक्ष घनत्व की देखिए कोई इकाई होती ही नहीं है। ठीक है,
ठीक है, सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। 29 का है, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कमेंट कीजिए, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए को मापने की इकाई कहा जाता है? दबाव, तापमान, विकिरण या संवहन? एटीएम गैस भैया, ठीक है, एटीएम गैस का इस्तेमाल एटीएम मशीन में किया जाता है, जो चोरों से बचाने के लिए, जो एटीएम चोरी नहीं कर लेते हैं ना, उसी से रक्षा करने के लिए एटीएम गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर एटीएम में गया और चोरी कर लिया ना, तो एटीएम गैस से क्या हो, उसमें क्या हो, फिंगरप्रिंट्स जो हैं चोरों के उसमें बन जाते हैं, ठीक है, इसीलिए एटीएम गैस का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। 29 का ए। अब 30 का कमेंट कीजिए, एटीएम गैस, ठीक है, उसमें एटीएम गैस का इस्तेमाल किया जाता है, वो अर्थात एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए दबाव को मापने के लिए, दबाव को मापने के लिए, ठीक है, दबाव को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। 30 का है, ठीक है, एटीएम गैस जो होता है हमारा एटीएम मशीन के अंतर्गत लगाया जाता है, जिससे क्या है, चोरों को आसानी से पकड़ सकें, ठीक है, इसलिए कोई भी जाके एटीएम में चोरी करने की कोशिश मत कीजिएगा, पकड़े जाओगे वहां पे भैया, ठीक है। अब यहाँ पे कमेंट करिए कि पानी के जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? चलिए, ये तो बहुत आसान है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, स्टेफन नियम, यमन विरोधाभास सिद्धांत, पाउली अपवर्जन नियम। जहाजों, पानी के जहाज में देखिए आर्किमिडीज सिद्धांत पे ये सभी वर्क करते हैं, जितने भी पानी में, जितने भी पनडुब्बी हो गया हमारा, आर्किमिडीज, ये जो पानी के जहाज हो गए, ये सभी क्या है, आर्किमिडीज सिद्धांत पे लाभ पे कार्य करते हैं, ठीक है। 31 का है, ठीक है। चलिए अब बताइए 32 का, आप लोग बताइए 32 का कमेंट करके अब बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा 32 का। सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने पर सेल क्या कहलाता है? फ्लैसिड, आइसोटोनिक, या स्फीति दाब, या फिर हाइपोटोनिक, क्या कहलाता है? कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करके बताइए क्या कहलाता है। कमेंट करिए भैया जल्दी से, कमेंट करके आप लोग बताइए किसका क्या होगा। बत्तीस का कमेंट कीजिए आप लोग, 32 क्या होगा? 32 का ए, फ्लैसिड, बहुत शानदार। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि पानी का घनत्व तो सबसे अधिकतम कितने अंश सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व तो, पानी का घनत्व, पानी का जो घनत्व होता है हमारा, पानी का जो घनत्व होता है कितने अंश सेंटीग्रेड पर सबसे अधिकतम होता है? पानी का जो घनत्व होता है कितने अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? कितने अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है? कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, अधिकतम होता है। आज के चैप्टर ये वाला अपना जो आर्किमिडीज से जितने भी संबंधी जितने भी थे, आज यहीं पे समाप्त हो चुके हैं। अब थोड़ा ये बताइए पानी का जो घनत्व होता है कितने अंश सेंटीग्रेड पर सबसे अधिकतम होता है? बताइए। 4 अंश सेंटीग्रेड। और लोग कमेंट करिए भैया जल्दी से, कमेंट कीजिए कितने अंश सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है, ये हमें बताना है, कमेंट कीजिए। और किसका है भाई? अक्की जी का 4 अंश सेंटीग्रेड, ओजी वाले का 4 डिग्री पर, बहुत बढ़िया। देखिए 4 अंश सेंटीग्रेड पे जो होता है पानी का घनत्व तो क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक है। 4 अंश सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। और आयतन इसका क्या होता है ये भी कमेंट करिए। 4 अंश सेंटीग्रेड पर पानी का जो आयतन होता है वो क्या क्या होता है? आयतन क्या होता है? आयतन हमारा क्या होता है? न्यूनतम होता है, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, ये आप लोग बताइए, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है? ये भी आप कमेंट कीजिए, दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है? दूध की जो शुद्धता होती है उसको किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? कमेंट करिए। दूध की शुद्धता किसके द्वारा मापा जाता है? सर कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं। चलिए, दूध की जो शुद्धता होती है वो किसके द्वारा मापा जाता है? कमेंट करिए। लैक्टोमीटर, बहुत बढ़िया, काल भैरव जी का गया, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापा जाता है। वो जी वाले लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर के द्वारा क्या करते हैं हम, दूध की शुद्धता मापा जाता है। जो लैक्टोमीटर हमारा जो जो उपकरण है, वो जो बना है, वो हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ला पे जो है वो वर्क करता है। जब आपने कभी दूध को अगर किसी डेयरी में ले गए होंगे तो वहाँ लैक्टोमीटर लगा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा लैक्टोमीटर वहाँ पे लगा होता है, उससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। ठीक है, किसी डेयरी में गए होंगे ना, जहाँ पे वहाँ पे दूध को लेकर गए होंगे तो वहाँ पे लैक्टोमीटर लगा होता है, उससे दूध की शुद्धता को मापा जाता है। उसमें क्या है, उस लैक्टोमीटर को दूध में रखा जाता है, वो क्या उस पर तैरता रहता है, ठीक है, और उससे क्या है वो रीडिंग, दूध की जो शुद्धता होती है उसकी रीडिंग वो उसमें ऑटोमेटिक वो बता देता है लैक्टोमीटर। चलिए, आज की क्लास को हम लोग बस यहीं पे एंड करते हैं, और ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन थे हमने आर्किमिडीज के लॉ से संबंधित वो हमने सभी करा दिए हैं। तो कल हम एक नए टॉपिक पर हम क्या है, ठीक है, नए टॉपिक पर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। नई सेशन सर जी, बहुत शानदार, थैंक यू। ठीक है, चलिए हम अपने क्लास को यहीं करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास जो हमारी है वो मैथ की है। हमारे आकाश सर हैं जो फुल एकदम स्पीड में पढ़ाते हैं, तो उनके पढ़ाने का जो अंदाज है बहुत ही शानदार है, ठीक है, आप उसको कैच करने की कोशिश कीजिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंडरफुल सर।